इंडिया में रिसेंटली G20 समिट कंक्लूड हुआ। ये बहुत ही सक्सेसफुल समिट रहा। इंडिया ने सबकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म इसमें करके दिखाया। जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ उसमें रशिया को नेम ना करके लेकिन यूक्रेन वार का जिक्र करके इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा बैलेंस स्ट्राइक किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी वो G20 की साइडलाइन से थी, जिसमें इंडिया और बाकी और देशों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर साइन किया है, जो कि आने वाले वक्त में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को IMEC कहा जाता है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इसके बारे में भी आपने बहुत सारा कुछ अब तक सुन लिया होगा। ये वीडियो है IMEC की बैकग्राउंड के बारे में कि IMEC कैसे स्टेप बाय स्टेप चल के इस शेप तक आया, इस पूरे प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगा और रीसेंट पास्ट के जो इवेंट्स हैं वो किस तरह से IMEC को शेप करने के लिए हुए थे। तो आइए आज बात करते हैं IMEC के बारे में डिटेल में। आप बार बार सुन रहे होंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई G20 की साइडलाइन से। ये साइडलाइन क्या होता है? जब भी कोई ऐसा बड़ा समिट या कनक्लेव होता है जिसमें दुनिया भर के लीडर्स आते हैं, देशों के प्रीमियर्स आते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, तो ऐसे में जो सबमिट होता है उसका एक एजेंडा होता है। लेकिन उस एजेंडा के अलावा भी बहुत सारे देश आपस में बहुत सारी बात करते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम हो पाता है कि सारे बड़े लीडर्स एक साथ इकट्ठे हों और मल्टी डायमेंशनल डिस्कशन पॉसिबल हो। यूजुअली बायलैटरल डिस्कशन होते हैं, एक प्रीमियर दूसरी कंट्री जाता है, वहां पर उनके जो आपस में नेगोशिएशन या डिस्कशंस होते हैं। तो इतने सारे लोगों का एक साथ मिलना, उसका मल्टी डायमेंशनल डिस्कशन की पॉसिबिलिटी ये नहीं हो पाती है। तो ऐसे डिस्कशंस जो कि किसी भी कनक्लेव या सबमिट के एजेंडा के बाहर होते हैं उनको साइडलाइंस कहा जाता है, कि साइडलाइन से आने वाली खबर। सारे प्रीमियर्स आए थे, डिस्कशन हुआ था G20 में। उसमें G20 के एज ए ग्रुप ऑफ नेशंस को लेकर के, जो चाहे उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो या फाइनेंशियल एजेंडा हो, उसको लेकर के डिस्कशन था। लेकिन इस पूरे डिस्कशन के बाहर 7-8 देशों ने मिलकर के एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर डिस्कशन किया, उसको डिज़ाइन देने की कोशिश की और MOU साइन हुआ। ये पूरा था IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो ये सब कैसे शेप में आया है? IMEC के पहले पिछले लगभग 5 सालों में, या मैं और डिटेल में जाऊँ तो पिछले 8 सालों में, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने इस पूरे IMC के प्रोसेस को शेप दिया। IMEC के ऊपर एक्टिव नेगोशिएशंस पिछले 2 से 3 सालों से चल रही थी और उससे पहले बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जिनको आप लिंक कर सकते हैं, जिन डॉट्स को आप कनेक्ट करके इस इमेज को प्रॉपर देख सकते हैं। तो आज हम पिछले कुछ सालों में हुई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि उन सबको कोलेट करके आप कैसे इस पिक्चर को जनरेट कर सकते हैं। पहला डॉट आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड 2019 में हुआ UAE और इसराइल के बीच में। ये अपने आप में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट थी। 2 मेजर मुस्लिम नेशंस जिनमें इजिप्ट और जॉर्डन शामिल है, उसके अलावा किसी और मुस्लिम नेशन का इसराइल के साथ बहुत ही अच्छा संबंध नहीं है। बहुत से लोग तो उसकी एग्जिस्टेंस को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। ऐसे में UAE ने अब्राहम अकॉर्ड किया, जिसमें मिडलमैन की भूमिका निभाई US ने, और UAE ने इसराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मल कर लिए। इन रिलेशंस में इकोनॉमिक रिलेशंस भी शामिल थे और फॉरेन रिलेशंस भी शामिल थे। 2019 में UAE ने +972 ISD कोड, जो कि इसराइल का है, को ब्लॉक से हटा दिया। उससे पहले UAE से आप 972 ISD कॉल करके इसराइल में बात नहीं कर सकते थे। उसी वक्त UAE से इसराइल के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी स्टार्ट कर दी गई और UAE से सिंबॉलिकली एक शिप चला कुछ गुड्स लेकर के, जो कि हाइफा पोर्ट पहुंचा इसराइल में, और एक तरह से उनके ट्रेड रिलेशंस भी एस्टेब्लिश हो गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। दूसरा डॉट पॉइंट, 2015 में सऊदी ने इंडिया के साथ $15 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने का आइडिया दिया था। वक्त के साथ साथ ये कुछ प्रोजेक्ट शेप में आए और इनमें मेजर था ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जो कि काफ़ी तेज़ी से शेप लिया। बीच में एक बार आया था कि सऊदी अराम को शायद रिलायंस इंडस्ट्री में भी शेयर लेगी, लेकिन वो डील भी आगे पीछे होते होते चल ही रही है। फिर एक और मेजर डॉट है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया ने 2021 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था द लाइन। हालांकि उसको सेल किया गया था प्रोजेक्ट का नेम नियोम के नाम से, NEOM, लेकिन बाद में उसको द लाइन के नाम से अब जाना जाता है। द लाइन एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। सऊदी अरेबिया पूरा एक शहर बसाना चाहती है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होगा और 170 किलोमीटर लंबा, 170 किलोमीटर लंबा ये एक शहर होगा। इसके कुछ USPs हैं, सेलिंग पॉइंट्स हैं। वो ये कि आपको अपनी किसी भी डेली ज़रूरत के लिए कुछ ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चीज़ आपके वॉकेबल डिस्टेंस पर होगी। कार्बन न्यूट्रल ये सिटी होगा, कारों का वहाँ पर कोई यूज़ नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अंडरग्राउंड ट्रेन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एक ऐसी जगह पर बसाया जा रहा है जिसके आसपास और कोई आबादी नहीं है। मैप में आप देख सकते हैं कि क्या लोकेशन है लाइन की।
तो लाइन को जब बसाया जा रहा था तो बहुत सारे लोगों का ये एक उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट था कि लाइन ठीक है, सऊदी अरेबिया के पास बहुत पैसा है, वो इस प्रोजेक्ट में लगभग $500 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, और ये इनिशियल एस्टिमेट है। यूजुअली इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में बजट का ऊपर हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां पर ये प्रोजेक्ट है उसके आसपास कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। क्या सऊदी अरेबिया दुबई मॉडल पे टूरिज्म और फाइनेंस को लेकर के एक नई सिटी बसाना चाह रहा है? इसका बिजनेस मॉडल क्या होने वाला था वो लोगों को क्लियर नहीं था, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये एक और डॉट पॉइंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग डॉट पॉइंट जो पिछले साल के सेकेंड हाफ में या लगभग 2022 के एंड से आना शुरू हुआ, वो ये कि तम अदानी जी ने हाइफा पोर्ट जो कि इज़राइल में है उसके ऊपर कंट्रोलिंग राइट लेने के लिए बहुत कोशिश की, और वो 2023 में सक्सेसफुल रहे। आज हाइफा पोर्ट जो इज़राइल में है वो गौतम अडानी जी की कॉन्ग्लोमरेट के अंदर आता है। इनिशियली ये लग रहा था कि इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए इजराइल में हाइफा पोर्ट के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन पिक्चर कुछ और थी। और सबसे लास्ट में एक इंटरेस्टिंग खबर आई सितंबर बिगिनिंग में, इसी साल सितंबर 2023 में, जिसे बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने रिपोर्ट किया। वो न्यूज़ ये थी कि सऊदी अरेबिया ने बोला कि हमको इजराइल के साथ कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो कमर्शियल हो या फॉरेन रिलेशन हो या ट्रेड रिलेशन हो, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बात करनी पड़ेगी, और जब तक नेतन्याहू की हार्डलाइन गवर्नमेंट वहाँ पर है तब तक इसके बारे में आगे डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। ये कोई बहुत नई बात नहीं थी सऊदी अरेबिया के पुराने स्टैंड से, जिसमें वो हमेशा आउटराइटली मना करता रहा है इजराइल के साथ किसी भी रिलेशनशिप के लिए। लेकिन दुनिया ने इस खबर को बहुत ही पॉजिटिव लिया, क्योंकि अब से पहले सऊदी अरेबिया की एक ब्लैंक स्टेटमेंट हुआ करती थी कि हम इजराइल के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने वाले दुनिया के आखिरी कंट्री होंगे। यानी उन्होंने बिना किसी रीज़न के, बिना किसी पॉसिबिलिटी के बताया था कि इजराइल के साथ तो किसी तरह के इकोनॉमिक रिलेशन या फॉरेन रिलेशन हो ही नहीं सकते हैं। वहाँ से एक स्टेप प्रोग्रेस ये होकर के आया है कि सऊदी अरेबिया ने बोला है कि जब तक नेतन्याहू या राइट विंग गवर्नमेंट रहती है तब तक हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, और ह्यूमैनिटेरियन कंस्ट्रेंट, ह्यूमन राइट को लेकर के जो इशू है वो एक मेजर मुद्दा रहेंगे। यानी कि कुछ प्रोग्रेस यहाँ पर भी होती दिखाई दे रही है। तो हमारे पास अब इतने सारे डॉट पॉइंट बन चुके हैं। अब इन डॉट पॉइंट्स को आप कलेक्ट करके देखिए कि जब IMEC के बारे में इंफॉर्मेशन पहले पहले बाहर आई और जो प्रपोज्ड रूट के बारे में बात की गई, मैं प्रपोज्ड रूट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो पूरा प्रोग्राम है वो MOU में है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसके ऊपर भी कंक्रीटली कुछ नहीं हुआ है। पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस कौन करेगा, डेट फाइनेंसिंग होगा या किस देश का कितना रोल होगा, लास्ट रूट क्या होगा और उसमें कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि टर्की ने भी इसको लेकर के थोड़ी सी अनहैप्पीनेस भी जारी की। ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, मैं इस वीडियो के आखिर में आपसे जिक्र करूंगा। तो जो प्रपोज रूट है वो इस तरह से है कि इंडिया के वेस्टर्न शोर लाइन से, मोस्ट प्रोबेबली बॉम्बे से, एक डेडिकेटेड फ्रीट शिप कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि UAE में दुबई पोर्ट तक एक्सटेंडेड होगा। यहाँ से शिप माल लेके इंडिया से जाएंगे और इंडिया में माल लेकर के आएंगे। तो शिप पहुँचेंगे दुबई, दुबई से वहाँ वो लैंड रूट के जरिए सऊदी अरेबिया से होते हुए जॉर्डन और फिर इजराइल में पहुंचेंगे। ये रूट इसलिए अच्छा है क्योंकि मैंने जैसे बताया जॉर्डन और इजराइल के बहुत अच्छी रिलेशनशिप हैं, तो वहाँ से सामान को गो थ्रू होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप रूट देखेंगे तो वो द लाइन सिटी यानी कि द न्यूम सिटी है जिसकी हम बात करें, तो उसके काफ़ी नज़दीक है। उसके बाद हाइफा पोर्ट के थ्रू ये यूरोप में एंटर होगा। ये हाइफा पोर्ट वही पोर्ट है जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि किस तरह से इसके ऊपर कंट्रोलिंग राइट के लिए गौतम अदानी जी ने बहुत कोशिश की थी। हाइफा पोर्ट के बाद माल प्रियस पोर्ट पर पहुंचेगा जो कि ग्रीस में है, और ऐसा माना जा रहा है कि एक ऑल्टरनेट रूट होगा जिससे बहुत सारा माल इटली में भी जाएगा। तो सऊदी अरेबिया के जो कि $50 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी इंडिया में, वो भी बोला जा रहा था कि वेस्ट कोस्ट के आसपास होगी, एक ऑयल रिफाइनरी लगाई जाएगी। तो अगर आप इन सारे डॉट पॉइंट्स को मिलाएं अब, तो एक पिक्चर क्रिएट होती है कि $50 बिलियन इंडिया में पैसा लगाना था सऊदी को ताकि इंडिया में एक रिफाइनरी बन सके। वहाँ से माल को उठा करके या पूरे जो गुड्स हैं उनको उठा करके दुबई लाया जाएगा। दुबई से लैंड रूट के जरिए निकलेंगे, द लाइन सिटी के पास से होंगे, इसलिए द लाइन एक सिग्निफिकेंस रखता है। उसके बाद सारे गुड्स पहुंचेंगे हाइफा पोर्ट अब इंडिया के इन्फ्लुएंस में है, और वहाँ से सारा जो गुड्स हैं वो यूरोप के अंदर चला जाएगा। वहाँ पे 2 ऑल्टरनेट रूट होंगे, एक ग्रीस से जाएगा और एक इटली से जाएगा। ये पूरा प्लान है। इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि जो कि OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI भी कहते हैं, अलग अलग नाम है चाइना के इनिशिएटिव के, उसमें G7 से सिर्फ एक ही कंट्री इन्वॉल्व थी और वो थी इटली। लेकिन इटली ने अब चाइना को एक क्लियर मैसेज पास कर दिया है कि वी आर नो मोर पार्ट ऑफ BRI और OBOR, आप उसे जो भी कहना चाहें। बहुत सारे देशों के बीच में होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रोजेक्ट कई बार स्टार्ट भी हो जाते हैं,
और वो फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट को बैक बर्नर पे डाल देते हैं और फिर वो न्यूज़ से या लोगों के अटेंशन से ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिस तरह से इटली ने जाकर के चाइनीज़ काउंटर पार्ट को बोला कि हम इस BRI इनिशिएटिव का पार्ट नहीं होने वाले हैं, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। कभी दो देश इतना क्लियर मैसेज पास नहीं करते हैं, ये बहुत ही एग्रेसिव माना गया। और इटली का BRI से निकलने का और फिर IMEC में उनका एक अल्टरनेट रूट होने का जो न्यूज़ आ रही है, इससे ये साफ है कि इटली का अब झुकाव IMEC की तरफ है, OBOR की तरफ या BRI की तरफ उनका झुकाव नहीं है। तो क्या OBOR या BRI का ऑल्टरनेट हो सकता है IMEC? और इसका जवाब है नहीं, क्योंकि IMEC सिर्फ एक कॉरिडोर है, OBOR पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दूसरा, IMEC के बहुत लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं, OBOR के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तीसरा, दुनिया चाइना को अभी रिप्लेस करने की सिचुएशन में नहीं है। चाइना दुनिया की फैक्ट्री है और चाइना को रिप्लेस करना भी किसी देश के बस की बात नहीं है। तो IMEC का सक्सेसफुल होना भी इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिया कितनी जल्दी इंडस्ट्रियलाइज होता है और चाइना की जो गुड्स हैं उनको कितनी जल्दी रिप्लेस किया जा सकता है। तो OBOR को IMEC रिप्लेस नहीं कर सकता है। सबसे आखिर में न्यूज़ है टर्की की तरफ से। टर्की जो कि अब तक इंडिया के लिए काफ़ी ऑफेंसिव रुख रखता था, पीछे यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया था कश्मीर पॉलिसी को लेकर के, और काफ़ी रिलेशनशिप्स में खटास आ गई थी इंडिया और टर्की के बीच में। सडनली टर्की प्रीमियर एर्डोगन ने बोला कि इंडिया को भी यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट होनी चाहिए। ये बहुत ही सरप्राइजिंग था, और ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि शायद वो IMEC का हिस्सा बनना चाहते हैं। उसके बाद जब अल्टरनेट रूल्स पिक्चर में आए, जिसमें इजराइल से ग्रीस और इटली के 2 रूट प्रपोज किए गए, लेकिन टर्की का इसमें कोई रूट नहीं था, तो उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का भी इजहार करते हुए बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि एशिया से यूरोप में कुछ माल जाए और उसके लिए टर्की से कोई रोड ना हो, कोई गेटवे ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी एक चेंज देखा गया, वो भी IMEC का पार्ट बनना चाहते हैं। मैंने आपको ये सारी न्यूज़ इसलिए बताई कि लगभग 2015 से जो छोटी छोटी डेवलपमेंट हो रही थी, चाहे सऊदी का 2015 में इंडिया में पैसा लगाने वाली बात हो, या अब्राहम अकॉर्ड 2019 हो, चाहे द लाइन प्रोजेक्ट हो 2021 में, हाइफा प्रोजेक्ट में कंट्रोलिंग स्टेट खरीदने की कोशिश हो 2022 में, ये सारी न्यूज़ सिर्फ हमको एक बार देखें तो अलग एक न्यूज़ दिखाई देती है, अलग डॉट्स दिखाई देते हैं, लेकिन जब इनको हम कलेक्ट करके एक पिक्चर बनाते हैं तो पता चलता है कि IMEC के लिए कितने बैकग्राउंड में तैयारी हो रही थी। तो ये सारे डॉट्स इसलिए इंपॉर्टेंट थे, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं वो एक दिन में नहीं बनती हैं, फॉरेन रिलेशंस एक दिन में नहीं बनते हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट जिनमें कि मल्टीनेशनल इंटरेस्ट शामिल होता है, वो भी एक दिन में नहीं बनते हैं। ऐसी चीज़ें बहुत स्लो प्रोसेस का रिजल्ट होती हैं, पर कंटिन्यूस एफर्ट इनके ऊपर लगता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।